केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की पेशी हुई, जिसमें उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया और सभी आरोपों को निराधार बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय में पेश हुए। एमपी एमएलए कोर्ट में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। कोर्ट में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। कोर्ट से उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। बता दें कि राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय मिश्र ने उनके खिलाफ दीवानी न्यायालय में मानहानि का केस किया था। पेशी के दौरान राहुल गांधी जी ने जो अपना बयान दर्ज कराया उसको न्यायालय ने दर्ज किया। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप जो हैं वो निराधार हैं, जो राजनीतिक दुर्भावना से मेरे ऊपर दर्ज कराए गए हैं। ये आरोप जो है मेरे ऊपर, ऐसा मैंने कोई भी किसी की मानहानि उद्देश्य करने के आशय से कोई भी कथन नहीं किया है। सारे आरोप आधार निराधार बलहीन है, आधारहीन भी बलहीन है, अतः वो निरस्त होने परिवाद है। नई दिल्ली में चल रहा एआई समिट का 5वां दिन बेहद ही खास रहा। पीएम ने एआई के दिग्गजों के साथ बैठक की और क्या कुछ खास रहा, रिपोर्ट में देखिए। भारत नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कर रहा है। समिट का आज 5वां दिन है। 6 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश विदेश से मेहमान शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई और डीप टेक स्टार्टअप के धुरंधरों के साथ मुलाकात की। बैठक में हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी और कई क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्टअप्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में लिक्टेनस्टीन के प्रिंस एलोइस के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा की। एआई समिट के 5वें दिन का मुख्य फोकस ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन पर है। आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जीपाई काउंसिल की बैठक रही। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सदस्य देश मिलकर देखेंगे कि जिम्मेदार और सबको शामिल करने वाली एआई तकनीक में कितनी प्रगति हुई है। इसमें सभी देश मिलकर वैश्विक एआई शासन और सहयोग के लिए एक रोड मैप बनाने का वादा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली में आयोजित एआई समिट में कांग्रेस ने खूब हंगामा किया है। एक तरफ दुनिया भारत का कमाल देख रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस संग्राम कर रही है। भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में हंगामा देखने को मिला। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता टी शर्ट पहनकर एआई समिट में घुस आए। उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जमकर नारेबाजी की। अचानक नारेबाजी शुरू होने से कुछ समय के लिए कार्यक्रम का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बवाल देख तुरंत सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल किया। बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कांग्रेस के इस प्रदर्शन ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर एआई समिट को दुनिया भर में सराहा जा रहा है, जिसका हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर के टेक दिग्गज जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। वहां ऐसी हरकत करना साफ बयान करता है कि देश को बदनाम करने के लिए भारत को दूसरों की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अपनों ने ही इसका बेड़ा उठा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं, जिसके चलते सीएम रेखा गुप्ता ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। कैसा रहा उनका कार्यकाल, रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है। आज से ठीक 1 साल पहले 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम के रूप में शपथ ली थी। सीएम के साथ ही दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट ने भी शपथ ली थी। 1 साल पूरा होने के बाद जनता के बीच दिल्ली सरकार ने 1 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने पिछले 1 साल में किए गए काम और प्रदेश के विकास के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश भी डाला। मैं दिल्ली की जनता का दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने दिल्ली में भाजपा को ये सेवा करने का मौका दिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझ जैसी कार्यकर्ता को दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी सौंपी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव एआई समिट में पहुंचे, जहां उन्होंने गूगल के स्टॉल का जायजा लिया। इसके साथ ही उनका बेहद ही अलग अंदाज देखने को मिला। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव एआई समिट में पहुंचे, जहां उन्होंने गूगल के स्टॉल का जायजा लिया। एक्सपर्ट से एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में तकनीक और एआई की उपलब्धियों को समझा। सीएम ने युवाओं की पसंद बनी एआई जनरेटेड फोटो और वीडियो को मोहन यादव ने पूरी दिलचस्पी के साथ समझा। उसके बाद एआई की मदद से फोटो जनरेट की। गूगल के स्टॉल में बने एआई जनरेटेड क्रिकेट प्रैक्टिस में मोहन यादव बल्लेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। सीएम का ये अंदाज बेहद ही ज्यादा सराहा गया। एआई समिट में जब आप आएंगे तो आपको तमाम जानकारियां ऐसी मिलेंगी जो आपको तमाम तरह से चौंकाएंगी। ऐसा ही एक नई खोज हुई है जिसके माध्यम से आप हस्त निर्मित कोई भी चीज़ है जिसमें बहुत वक्त लगता था, नई तकनीकी की मदद से आप अपनी मनचाही डिजाइन पा लेंगे, और वो भी हाथ से बनी हुई। एआई की मदद से आप अपने पसंद की, अपने डिजाइन की और जो कलर जैसे चाहेंगे उस तरह की तैयार होकर के कपड़े, साड़ी, सलवार सूट सब कुछ आपको मिल पाएगा। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। सीएम योगी आदित्यनाथ विदेश जाने वाले हैं। वो वहां यूपी में निवेश पर मंथन करेंगे, लेकिन उनके विदेश दौरे को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी को विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 22 फरवरी को वो पहले सिंगापुर पहुंचेंगे, उसके बाद जापान जाएंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी सिंगापुर में परिवहन की नई तकनीक को करीब से समझेंगे, तो वहीं विदेश से यूपी के लिए निवेश के अवसर तलाश करेंगे। यूपी के परिवहन ढांचे में विस्तार और निवेश के नजरिए से सीएम का ये दौरा जितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उससे ज्यादा चर्चा विदेश यात्रा के दौरान सीएम योगी के पहनावों को लेकर हो रही है। ऐसा पहली बार होगा जब कोई राजनेता भगवा वस्त्र में विदेश का दौरा करेगा। सीएम योगी जापान के दौरे में मैग्लेव ट्रेन में सफर करेंगे। यात्रा के जरिए सीएम योगी जापान की भविष्य की रेल तकनीक से रूबरू होंगे, लेकिन सीएम योगी के विदेश दौरे ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके दौरे पर तंज कसा है। और अगर 2 दिन सजा नहीं दिला पाए तो मुख्यमंत्री जी चले जाएंगे जापान, तो हमारे डिप्टी सीएम क्या जापान जाएंगे धरना देने? मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है, जिसमें आज इंदौर के दूषित पानी का मुद्दा उठा। मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र में इंदौर दूषित पानी का मुद्दा उठा। बजट सत्र के 5वें दिन इंदौर में दूषित पानी से मौतों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर दूषित जलकांड को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसको लेकर आसंदी से प्रस्ताव को ग्राह्य करने के लिए चर्चा हुई। सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि घटना के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। पीड़ितों के इलाज, पानी की जांच और नई पाइपलाइन का काम शुरू किया गया। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है। स्थगन प्रस्ताव को आसंदी से स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वीकार कर दिया, जिससे नाराज होकर विपक्ष सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी। मामले में नाराज विपक्ष सदस्यों ने सदन के बाहर आकर नारेबाजी की। विपक्ष का कहना है कि इस मामले में मंत्री का भाषण हो गया, मगर चर्चा नहीं करवाई जा रही है। मौनी स्नान को लेकर शंकराचार्य पर शुरू हुई सियासी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, मौनी स्नान को लेकर शंकराचार्य पर शुरू हुई सियासी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। सियासी खेमे में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। इस पूरे मामले में एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नकली सनातनी असली शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जिनके पास योगी होने का खुद सर्टिफिकेट नहीं है। वस्त्र पहनने और कान छिदाने से कोई योगी नहीं होता है। पूजनीय शंकराचार्य, उनके बटोक और उनके जो सहयोगी और उनके साथ जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, जिनको हम पूजनीय और सम्मान हमेशा देते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। भैया क्या चल और डिप्टी सीएम जो बात कह रहे हैं, ये डिप्टी सीएम होता क्या चीज है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बस खुश करने के लिए मिठाई दे दी गई है उन्हें।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन बेहद ही खास रहा। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या कुछ विशेष रहा, रिपोर्ट में देखिए। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का तीसरा दिन बेहद ही खास रहा। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। इस दौरान पक्ष विपक्ष द्वारा सवाल जवाब किया गया। इसके बाद वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार का जवाब आया। बता दें कि बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं, जहां सत्र के दौरान बजट सहित राज्य की नीतियों, योजनाओं, वित्तीय प्राथमिकताओं और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को प्रवासी मजदूरों का मामला छाया रहा। तारांकित प्रश्न में जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विधायक जयराम महतो ने अप्रवासी मजदूरों को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के संबंध में अप्रवासी मजदूरों के विषय में अगर बात की जाए तो इसमें जो सरकार आंकड़े उपलब्ध कराती है उसमें लाखों का अंतर है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के लापता होने के आंकड़ों को लेकर विधानसभा से सड़क तक राजनीति गर्म हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार की तरफ से चौंकाने वाला जवाब सामने आया है। दरअसल कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने साल 2020 से अब तक यानी पिछले लगभग 6 साल में प्रदेश की लापता, गुमशुदा महिलाओं और लड़कियों की जानकारी सरकार से मांगी थी, जिसका जवाब बेहद ही ज्यादा चौंकाने वाला है। सरकार से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में पिछले 6 साल में 2.7 लाख से ज्यादा महिलाएं, बालिकाएं लापता या गुमशुदा दर्ज की गई हैं। हालांकि इसमें ज्यादातर को पुलिस ने खोज लिया है, मगर इसके बाद भी 50,000 से ज्यादा महिलाओं, बालिकाओं का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश में महिलाओं को असुरक्षित बताया है। मध्य प्रदेश में अभी तक 2 लाख से ज्यादा महिलाएं गायब हो चुकी हैं और 65,000 से ज्यादा नाबालिग बच्चियां जो गायब हुई हैं और इसमें से 50,000 बच्चियां और महिलाएं आज तक नहीं मिली हैं। तो ये पता ही नहीं है कि वो चाहे जमीन उनको निगल गई कि आसमान निगल गया, किसी को नहीं मालूम है। तो ये बहुत चौंकाने वाला है क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहां ये आंकड़ा 21,000 के पार है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब अस्पताल में बिल्ली कांड सामने आया है। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी एमवाई अस्पताल में एक बार फिर अव्यवस्था और लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। 6 महीने पहले चूहा कांड और नवजातों की मौत के बाद अब अस्पताल की ओपीडी में बिल्लियों का बसेरा मिलने से मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल के ओपीडी के पहले फ्लोर पर एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया है। इस घटना ने अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था और निगरानी प्रणाली की पोल खोल दी है। जहां मरीज इलाज के लिए आते हैं, वहीं खुलेआम जानवरों की आवाजाही होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। एमजीएम के डीन ने कहा कि ये बिल्ली अस्पताल में नहीं, बल्कि अस्पताल की ओपीडी की पहली मंजिल पर देखी गई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के अधीक्षक से इसकी जानकारी ली गई है। उनके मुताबिक 2 बिल्ली रेस्क्यू की जा चुकी हैं, वहीं एक बिल्ली का बच्चा ओपीडी में घूम रहा है, जिसे खोजा जा रहा है। डॉक्टर घनघोरिया के मुताबिक इन बिल्ली के बच्चों को पकड़कर चिड़ियाघर भेजा जाएगा। जय व्यास, भारत एक्सप्रेस। बिहार में छात्रा के सुसाइड ने सियासी पारा हाई कर दिया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर निशाना साधा है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। बिहार में परीक्षा न दे पाने के चलते छात्रा के सुसाइड ने सियासी पारा हाई कर दिया। यह घटना बिहार के पटना की है, जहां ट्रैफिक के चलते छात्रा मैट्रिक की परीक्षा में देर से पहुंची। देर से पहुंचने के कारण छात्रा को एंट्री नहीं मिली। छात्रा इतनी आहत हो गई कि उसने चलती ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन अब ये मामला सियासी खेमे में चर्चा का विषय बन गया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने इसे लेकर सरकार पर तीखा प्रहार किया है और परीक्षा का सेंटर कहीं और होने पर 15 मिनट का ग्रेस देने की बात कही है। जो परीक्षार्थी हैं बोर्ड के, मैट्रिक के, चाहे का, बीए का, जो भी है, अगर आप इस तरह से नियम कानून बनाएंगे तो सारे लोगों का सेंटर आप दीजिए, होम सेंटर दीजिए, और नहीं होम सेंटर दीजिएगा
कहीं और उसका एग्जामिनेशन होगा तो उसको निश्चित रूप से 15 मिनट का ग्रेस अलग से देना चाहिए कि 15 मिनट लेट होगा तो उसको लेट नहीं माना जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बवाल देखने को मिला। दो समुदाय आपस में भिड़ गए, खूब पथराव हुआ। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिहोरा में देर रात जोरों पर हिंसा देखने को मिली। दो पक्षों के बीच मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते दोनों समुदायों के लोग बड़ी संख्या में घटना स्थल पर पहुंच गए। देखते ही देखते माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि दोनों तरफ से पथराव होने लगे। पथराव में वहां खड़ी दर्जनों गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं दिखा, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाया और शहर के आसपास के पुलिस थानों के पुलिस बल को भी यहां बुलाया गया। संयुक्त कार्रवाई के बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर हिंसा पर काबू पाया और अब तक 15 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है और सिहोरा छावनी में तब्दील हो गया है। यूपी के आजमगढ़ में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय गायक और अभिनेता पवन सिंह के नाम पर 14 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। यूपी के आजमगढ़ में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय गायक और अभिनेता पवन सिंह के नाम पर 14 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने बड़े म्यूजिकल शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बुलाने का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठ ली। मामले में अतरौलिया पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला अमेठी के दिव्यांश सिंह ने दर्ज करवाया है। उनके मुताबिक शो के नाम पर झांसा दिया और अलग अलग समय में ये रकम ले गई। 31 दिसंबर 2024 के शो के नाम पर 9 लाख एडवांस और 5 लाख से ज्यादा अन्य खर्च के लिए लिए गए, लेकिन जब पवन सिंह की टीम से संपर्क किया गया तो किसी भी बुकिंग से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपियों के मोबाइल फोन बंद हो गए और ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अभी इस मामले में पवन सिंह या उनकी टीम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शुभम सिंह, भारत एक्सप्रेस। कर्नाटक के पुराने शहर में खूब बवाल देखने को मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा में पथराव हुआ, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कर्नाटक के पुराने शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती में भारी बवाल देखने को मिला। शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा में हिंसा देखने को मिली। ये घटना गुरुवार शाम को बागलकोट के पुराने शहर में हुई, जब शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा पंका मस्जिद के पास से गुजर रही थी। तब कथित तौर पर जुलूस पर पथराव किया गया। पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और जवाबी कार्रवाई में कुछ उपद्रवियों ने मस्जिद के पास खड़े ठेलों में आग लगा दी। भीड़ को तितर बितर करने और स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस झड़प के दौरान बागलकोट के एसपी सिद्धार्थ गोयल के सिर में भी चोट आई है। फिलहाल पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और स्थिति सामान्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। फिरोजाबाद में विद्युत करंट से 2 लोग जिंदा जल गए। 11,000 वोल्ट का तार 2 लोगों के ऊपर गिरा, जिसके चलते दोनों लोग जलकर राख हो गए। फिरोजाबाद में विद्युत करंट से 2 लोग जिंदा जल गए। दोनों की बॉडी पूरे तरीके से जलकर राख हो गई। रिश्ते में दोनों चाचा भतीजे थे। दोनों लोग सुबह टहलने के लिए निकले थे। रास्ते में 11,000 वोल्ट का बिजली का एक तार टूटकर इन युवकों के ऊपर गिर गया। इससे न इन्हें केवल जोरदार करंट लगा, बल्कि उनके कपड़ों में आग लग गई। वे दोनों युवक जिंदा जल गए। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को जानकारी दी और लाइट कटवाई। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण उत्तेजित हो गए और उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश की, तो ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर शव को नहीं उठने दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि तार काफी समय से जर्जर थे, लेकिन उन्हें बदला नहीं गया था।
एक ही घर के 2 लोगों की मौत पर पूरे परिवार में मातम पसर गया है। विष्णु कुमार, भारत एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऐसी सनक देखने को मिली कि हर कोई दंग रह गया। एक युवक को जब पेट्रोल पंप में सिगरेट पीने से रोका गया तो उसने पेट्रोल पंप में ही आग लगा दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर के उरला से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक को पेट्रोल पंप में सिगरेट पीने के लिए मना किया गया तो उसने पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया। युवक की सनक का वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो देखिए। इमरान नामक युवक अपने दोस्त धर्मेंद्र छत्री के साथ उरला पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचा था। धर्मेंद्र ने पेट्रोल भरने के दौरान सिगरेट जला ली, लेकिन जैसे ही इमरान ने रोका तो धर्मेंद्र ने लाइटर से बाइक की टैंक में लगे नोजल पर ही आग लगा दी। आग भड़क गई, जिसके बाद पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत रिफिल मशीन का सप्लाई बंद कर दिया। इस मामले में पंप मैनेजर ने शिकायत कर दोनों को गिरफ्तार करवा दिया है। लेकिन युवक की सनक ऐसी कि एक सिगरेट के लिए उसने कई जिंदगियों की परवाह नहीं की। यहाँ तक कि खुद भी आग की चपेट में आया और सिगरेट की लत ऐसी कि मना करने पर पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया। मनोज सिंह, भारत एक्सप्रेस।